नमस्कार। भारत इतना विशाल और इतनी विविधताओं वाला देश, इसे ठीक से चलाना यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और इस चुनौती का सीधा ताल्लुक है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन से। मतलब कौन क्या करेगा, किसके पास कितनी पावर होगी। हाँ, और ये संतुलन बनाना और बनाए रखना, यही हमारे संविधान की खूबसूरती भी है और चुनौती भी। और देखिए, जो लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समझना बेहद जरूरी है। मतलब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, संविधान क्या कहता है और असल में जमीन पर क्या होता है। सही कहा, क्योंकि प्रशासन में जाने के बाद तो इन्हीं चीजों से रोज वास्ता पड़ना है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसी जटिल मगर दिलचस्प विषय को थोड़ा खोलें। भारत में केंद्र राज्य संबंध, इनकी परतों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत का संविधान ना एक संघीय ढांचा देता है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल, हाँ। तो इसमें शक्तियां बटी हुई हैं केंद्र और राज्यों के बीच। कानून बनाने की शक्ति, प्रशासन चलाने की, और हाँ, पैसे रुपए के मामलों की भी। लेकिन ये बंटवारा एकदम साफ सीधा साधा नहीं है ना? इसमें कई पेंच हैं। नहीं, सीधा सीधा नहीं है। इसमें कई परतें हैं, कई बारीकियां हैं। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि न्यायपालिका मतलब जुडिशरी वो एकीकृत है, एक ही सिस्टम है ऊपर से नीचे तक। अच्छा। तो इस पूरी व्यवस्था को, इस सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए केंद्र और राज्यों में तालमेल, सहयोग, ये बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा का मकसद यही है, संविधान के इस ताने बाने को समझना, खासकर वो पहलू जो सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल। कि कानून बनाने का हक किसका है, शासन चलाने की जिम्मेदारी कैसे बटी है, और सबसे जरूरी जो अक्सर विवाद का कारण बनता है, पैसे का बंटवारा कैसे होता है। हाँ, और ये भी देखेंगे कि व्यवहार में ये रिश्ते कैसे रहे हैं, क्या मुद्दे उठे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स। ये कैसे तय होता है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा? देखिए, इसका आधार है संविधान की 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ, सुना है इसके बारे में। 3 लिस्ट होती हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, तो संघ सूची में क्या आता है? संघ सूची में वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए अहम है, राष्ट्रीय महत्व के, जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, बैंकिंग, रेलवे, जनगणना। इन पर सिर्फ और सिर्फ देश की संसद ही कानून बना सकती है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार। इसमें कितने विषय हैं लगभग? अभी इसमें करीब 98 विषय हैं। ओके। और राज्य सूची? राज्य सूची में वो विषय हैं जो आमतौर पर स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, साफ सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन। सामान्य हालात में इन पर राज्यों की विधानसभाएं मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती हैं। इसमें लगभग 59 विषय हैं। सामान्य हालात में मतलब कुछ खास हालात भी होते हैं? हाँ, उस पर आते। पहले तीसरी सूची देख लेते हैं, समवर्ती सूची। हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो सूची है जिसमें ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की दिलचस्पी हो सकती है, जैसे शिक्षा, वन, बिजली, ट्रेड यूनियन, शादी, तलाक, क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर। अच्छा, शिक्षा भी इसी में है। ये तो बड़ा बदलाव हुआ था शायद। हाँ, बिल्कुल। 42nd संशोधन 1976 में शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन, ये 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाले गए थे। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था ये। इसमें कितने विषय हैं? इसमें करीब 52 विषय हैं। और हाँ, इस सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं। तो फिर सवाल वही जो पहले पूछा था, अगर दोनों ने कानून बना दिया, मान लीजिए शिक्षा पर ही, तब क्या होगा? किसका कानून माना जाएगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर सूचियों के विषयों में ही टकराव हो जाए, मतलब कोई विषय लगे कि संघ में भी आ रहा है, राज्य में भी, तो संघ सूची को प्राथमिकता मिलेगी। ओके। इसी तरह संघ और समवर्ती में टकराव हो तो संघ सूची ऊपर, और समवर्ती और राज्य में टकराव हो तो समवर्ती सूची को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। और समवर्ती सूची वाले टकराव का क्या? हाँ, तो समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर संसद और राज्य दोनों ने कानून बनाया है और उनमें टकराव है, तो आमतौर पर संसद का कानून ही मान्य होगा। सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। आमतौर पर मतलब कोई अपवाद भी है? हाँ, एक अपवाद है। अगर राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो, उसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया हो, तो वो कानून उस राज्य विशेष में मान्य हो सकता है, भले ही वो केंद्रीय कानून से अलग हो। अच्छा। पर इसमें भी एक पेच है।
संसद चाहे तो बाद में फिर से उसी विषय पर कानून बनाकर राज्य के उस कानून को बदल सकती है या खत्म कर सकती है। तो अंततः शक्ति केंद्र के पास ज्यादा है। और अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो विषय किसी लिस्ट में नहीं है। हाँ, रेजिडूरी पास, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत में ये शक्तियां संसद के पास है। मतलब कोई नया विषय सामने आता है जो किसी सूची में नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। ये किस मॉडल जैसे है, अमेरिका या कनाडा? ये कनाडाई मॉडल जैसा है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, लेकिन हमने कनाडा की तरह केंद्र को दी हैं। ये भी केंद्र को मजबूत बनाता है। ठीक है, अब आते हैं उस बात पर जो आपने कही थी, सामान्य हालात में राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं। तो वो कौन सी असामान्य परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है? ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, संविधान ऐसी 5 असाधारण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियों का जिक्र करता है। 5 कौन कौन सी? पहली, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करे। राज्यसभा जो राज्यों की काउंसिल है। हाँ, वही। अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद ऐसा कर सकती है। ये कितने समय के लिए लागू रहता है? ये कानून एक बार में 1 साल के लिए लागू रहता है, लेकिन इसे बार बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी परिस्थिति? दूसरी है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मतलब नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के समय। जब इमरजेंसी लगी हो तो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। जाहिर है इमरजेंसी में तो केंद्र शक्तिशाली होगा ही। तीसरा है जब राज्य खुद अनुरोध करें। अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की विधानसभाएं रेजोल्यूशन पास करके संसद से रिक्वेस्ट करें कि वो उनके लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दें, तो संसद बना सकती है। ये उन खास राज्यों के लिए ही होगा? हाँ, ये कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया है। हाँ, बाद में कोई और राज्य चाहे तो वो भी इसे अपना सकता है, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ऐसे ही कुछ राज्यों के अनुरोध पर बना था। ओके, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। मतलब किसी इंटरनेशनल ट्रीटी, अग्रीमेंट या कन्वेंशन को लागू करने के लिए अगर जरूरी हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253। और पांचवा है राष्ट्रपति शासन के दौरान। जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356 लगा हो, तो उस राज्य के विधानसभा की कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो ये 5 स्थितियां हैं जहां केंद्र राज्य के दायरे में दखल दे सकता है कानून बनाने के मामले में। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारा ढांचा पूरी तरह से क्लासिकल फेडरल नहीं है, इसमें यूनिटरी झुकाव भी है। इसके अलावा भी क्या केंद्र का राज्यों के कानून बनाने की प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण है? हाँ, कुछ और नियंत्रण भी हैं। जैसे राज्यपाल, जो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं, वो राज्य विधानसभा से पास हुए कुछ तरह के बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ ऐसे बिल भी होते हैं, खासकर जो व्यापार वाणिज्य पर असर डालते हों, उन्हें राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। और अगर देश में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो, तो राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि वो अपने सभी मनी बिल और फाइनेंस बिल उनकी मंजूरी के लिए भेजें। तो मतलब विधायी क्षेत्र में भी केंद्र का नियंत्रण काफी हद तक है। हाँ, कह सकते हैं कि संतुलन केंद्र की तरफ झुका हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो ये हुई कानून बनाने की बात, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अब आते हैं इन्हें लागू करने पर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंध। क्या यहां भी शक्तियों का बंटवारा वैसा ही है? मोटे तौर पर हाँ। सिद्धांत ये है कि जिसकी विधायी शक्ति उसी की कार्यकारी शक्ति। मतलब जिन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, संघ सूची, उन पर अमल करवाने की, उन्हें एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी केंद्र की है। और राज्य सूची पर राज्यों की। हाँ, और जिन विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं, राज्य सूची, उन पर अमल करवाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। और समवर्ती सूची, उस पर तो दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, समवर्ती सूची का मामला थोड़ा अलग है। इन विषयों पर कानून भले ही संसद बनाए, लेकिन आमतौर पर उन्हें लागू करने का,
एग्जीक्यूट करने का काम राज्य सरकारें ही करती हैं आमतौर पर। हाँ, जब तक कि संविधान या संसद का कोई कानून खास तौर पर ये जिम्मेदारी केंद्र को न सौंप दे। लेकिन क्या राज्यों पर ये बाध्यता भी है कि वो केंद्र के कानूनों का पालन करें और केंद्र के प्रशासन में कोई अड़चन न डालें? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान राज्यों पर दोहरी जिम्मेदारी डालता है। अनुच्छेद 256 और 257। क्या है ये? पहला, अनुच्छेद 256 हर राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग इस तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन हो। मतलब राज्यों को सेंट्रल लॉज लागू करने होंगे। और दूसरा, अनुच्छेद 257 राज्यों को अपनी कार्यकारिणी शक्ति का प्रयोग इस तरह करना होगा कि वो संघ की यानी केंद्र की कार्यकारिणी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। और अगर राज्य ऐसा ना करे तो केंद्र इन मामलों में राज्यों को आवश्यक निर्देश मतलब डायरेक्शंस दे सकता है। सिर्फ निर्देश या कुछ और भी? नहीं, ये निर्देश काफी गंभीर हो सकते हैं। यहाँ अनुच्छेद 365 का जिक्र करना जरूरी है। अनुच्छेद 365? हाँ, ये कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति ये मानने के लिए स्वतंत्र हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। और इसका मतलब? प्रेसिडेंट्स रूल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। बाप रे, मतलब केंद्र के निर्देशों को ना मानना इतना गंभीर हो सकता है? जी हाँ, ये केंद्र को काफी ज्यादा शक्ति देता है राज्यों पर नियंत्रण रखने की। ये तो नियंत्रण की बात हुई। क्या सहयोग बढ़ाने के भी तरीके हैं? मान लीजिए केंद्र अपना कोई काम राज्य को सौंपना चाहे या राज्य केंद्र को, क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल। आपसी सहयोग और कार्यों को सौंपने की भी व्यवस्था है। कैसे? देखिए, राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के कुछ कार्यकारी काम शर्त या बिना शर्त उस राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। अच्छा, राज्य की सहमति से? हाँ, और इसी तरह किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से राज्य सरकार के कुछ काम केंद्र सरकार को सौंप सकता है। ये हुआ आपसी सहमति से। और बिना सहमति के? हाँ, वो भी संभव है। संसद कानून बनाकर संघ सूची के किसी विषय से संबंधित काम राज्यों को सौंप सकती है और इसके लिए राज्यों की सहमति लेना जरूरी नहीं है। मतलब जरूरत पड़ने पर केंद्र राज्यों को जिम्मेदारियां दे सकता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें। हाँ, हालांकि ऐसे में उन कामों पर होने वाला अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। ठीक है। सहयोग बढ़ाने के और क्या तरीके हैं संविधान में? कई तरीके हैं जिनसे पता चलता है कि संविधान बनाने वाले सहयोग की अहमियत समझते थे। जैसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अगर दो या ज्यादा राज्यों के बीच किसी नदी के पानी के बंटवारे या इस्तेमाल को लेकर विवाद हो तो संसद कानून बनाकर उसके निपटारे के लिए व्यवस्था कर सकती है। वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट के दायरे से बाहर भी किया जा सकता है। हाँ, ये तो अक्सर खबरों में रहता है। कावेरी विवाद, सतलज यमुना लिंक। बिल्कुल। फिर है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, अनुच्छेद 263। ये क्या है? जी। राष्ट्रपति चाहें तो एक ऐसी परिषद का गठन कर सकते हैं जिसका काम होगा राज्यों के बीच विवादों की जांच करना, सलाह देना, केंद्र और राज्यों के साझा हितों के विषयों पर चर्चा करना और बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना। क्या ऐसी कोई परिषद बनी है? हाँ, सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में इसका गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य। हालांकि ये कितनी प्रभावी रही है इस पर बहस होती रहती है। और फिर है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFS, भारतीय वन सेवा। हाँ, सिविल सेवा वाले। जी, इनकी भर्ती और ट्रेनिंग तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये काम केंद्र और राज्यों दोनों के अधीन करते हैं। इन्हें देश की प्रशासनिक एकता और राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान सभा में बहुत महत्वपूर्ण बताया था। लेकिन इस पर भी तो विवाद रहता है। राज्य कहते हैं कि ये उनकी स्वायत्तता में दखल है, कि इन अधिकारियों पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं होता, जबकि वो राज्य के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये भी एक तनाव का बिंदु रहा है। और न्यायपालिका, आपने कहा था वो एकीकृत है? हाँ, इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे की अदालतें सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करते हैं।
हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, तबादला, हटाना, ये सब राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल या मुख्यमंत्री नहीं। ये भी एक तरह से एकरूपता लाता है। और आपातकाल के दौरान तो सारे संबंध बदल ही जाते होंगे। हाँ, आपातकाल के दौरान तो केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र राज्यों को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति शासन में तो राज्य सरकार निलंबित हो जाती है और सारी शक्ति केंद्रीय राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और वित्तीय आपातकाल में केंद्र राज्यों के वित्तीय मामलों पर कड़ा नियंत्रण रख सकता है, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्देश भी दे सकता है। तो प्रशासनिक रूप से भी केंद्र का पड़ला भारी लगता है। हाँ, सहयोग के प्रावधान है, लेकिन नियंत्रण के साधन भी कम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील है और अक्सर सबसे ज्यादा चर्चा और कभी-कभी तनाव का कारण भी बनता है। वित्त, पैसा, फाइनेंशियल रिलेशंस। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल क्षेत्र है। टैक्स लगाने और राजस्व को मतलब रेवेन्यू को बांटने की व्यवस्था क्या है? ये कैसे तय होता है कि कौन सा टैक्स कौन लगाएगा और पैसा किसके पास जाएगा? देखिए, संविधान ने यहाँ भी विधायी शक्तियों की तरह टैक्स लगाने की शक्तियों का भी स्पष्ट बंटवारा करने की कोशिश की है। वो भी सूचियों के आधार पर। हाँ बिल्कुल, संघ सूची में जो विषय हैं उन पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। इसमें करीब 13 टैक्स के विषय हैं, जैसे इनकम टैक्स, कृषि आय छोड़कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कुछ चीजों को छोड़कर। ठीक है, बड़े टैक्स तो सब यहीं लग रहे हैं। हाँ, ज्यादातर बड़े टैक्स यही हैं। फिर राज्य सूची में करीब 18 टैक्स के विषय हैं जिन पर सिर्फ राज्य विधानसभाएं टैक्स लगा सकती हैं, जैसे कृषि आय पर टैक्स, जमीन और बिल्डिंग पर टैक्स, शराब पर एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स अब जीएसटी में समाहित, मोटर व्हीकल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। और समवर्ती सूची, ये इंटरेस्टिंग है। समवर्ती सूची में टैक्स लगाने वाला कोई विषय नहीं है। मतलब टैक्स या तो केंद्र लगाएगा या राज्य, दोनों एक ही टैक्स नहीं लगा सकते, सिवाय एक बड़े अपवाद के। वो क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 121 संविधान संशोधन 2016 ने ये व्यवस्था बदली। एक नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जिसने संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को वस्तु और सेवा कर जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति दी। अच्छा, तो जीएसटी एक अपवाद है जहां दोनों को शक्ति है। हाँ, और जो टैक्स किसी भी सूची में नहीं है, मतलब अवशिष्ट कर शक्ति, रेसिड्यूरी टैक्सिंग पावर, वो किसके पास होगी? कनाडा मॉडल की तरह संसद के पास। बिल्कुल सही। जैसे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सब अवशिष्ट शक्तियों के तहत संसद ने लगाए थे। क्या राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार पर कुछ सीमाएं भी हैं? मतलब क्या वो कोई भी टैक्स कैसे भी लगा सकते हैं? नहीं, कुछ सीमाएं हैं। जैसे राज्य व्यवसाय, व्यापार या रोजगार पर टैक्स लगा सकते हैं, पर किसी एक व्यक्ति पर साल में 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकते। अच्छा, ये लिमिट है। हाँ, दूसरी सीमा ये है कि राज्य उन चीजों की खरीद बिक्री या आपूर्ति पर टैक्स नहीं लगा सकते जो राज्य के बाहर हो रही है या देश से आयात निर्यात का हिस्सा है। इस पर नियम संसद बनाती है। एक और सीमा है बिजली पर। राज्य बिजली की खपत या बिक्री पर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर नहीं, या रेलवे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो टैक्स लगाने का अधिकार तो बंट गया। अब जो पैसा इकट्ठा हुआ वो बंटता कैसे? क्योंकि जैसा आपने कहा, ज्यादातर बड़े टैक्स तो केंद्र लगाता और इकट्ठा करता है। राज्यों का खर्चा कैसे चलता है? यहीं पर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का सबसे अहम पहलू आता है, टैक्स रेवेन्यू का वितरण। और इसमें 80वें और खासकर 101वें जीएसटी संशोधन के बाद बड़े बदलाव आए हैं। क्या हैं ये व्यवस्थाएं? मोटे तौर पर समझे तो कई कैटेगरीज हैं। कुछ टैक्स ऐसे हैं जो लगाता तो केंद्र है, पर उन्हें इकट्ठा राज्य करते हैं और इस्तेमाल भी वही करते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, दवाइयों और टॉयलेटरीज पर एक्साइज ड्यूटी, ये अब जीएसटी में आ गए हैं। अच्छा, अनुच्छेद 268 केंद्र लगाता है, राज्य रखते हैं। हाँ, 2 फिर कुछ टैक्स हैं जो केंद्र लगाता है और इकट्ठा करता है, पर उनका सारा पैसा राज्यों को सौंप दिया जाता है। जैसे पहले अंतर्राज्यीय व्यापार पर टैक्स सीएसटी होता था, शेयर बाजार के लेन देन पर टैक्स, अनुच्छेद 269। ठीक है। 3 अब जीएसटी आने के बाद एक नई कैटेगरी है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी की। ये अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगता है, इसे इकट्ठा केंद्र करता है, पर इसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है, जैसा कि जीएसटी परिषद सिफारिश करे, अनुच्छेद 269A। ये जीएसटी परिषद क्या, इस पर बाद में आएंगे शायद। हाँ जरूर। 4 फिर आता है सबसे बड़ा पूल,
वो टैक्स जो केंद्र लगाता और इकट्ठा करता है और फिर उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। अनुच्छेद 270। इसमें कौन से टैक्स आते हैं? इसमें लगभग सभी केंद्रीय टैक्स आ जाते हैं जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स का हिस्सा, सेंट्रल जीएसटी का हिस्सा, सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा। ये कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा, ये वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है। वित्त आयोग, ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। 5, एक और बात है, अधिभार या सरचार्ज। केंद्र उच्च टैक्सों पर जो अनुच्छेद 269 और 270 में आते हैं, सरचार्ज लगा सकता है। अनुच्छेद 271। सरचार्ज? हाँ, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। और इसकी खास बात यह है कि सरचार्ज से मिलने वाला पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को मिलता है, उसे राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये तो केंद्र की आय बढ़ाने का एक तरीका हुआ। हाँ, और राज्य अक्सर इसकी आलोचना करते हैं कि केंद्र सरचार्ज के जरिए ज्यादा पैसा अपने पास रख लेता है। और राज्य सूची वाले टैक्स? वो तो सीधे सीधे राज्य लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं और रखते हैं। वो 18 विषय जो हमने देखे थे। तो ये तो हुआ टैक्स के बंटवारे की बात। इसके अलावा भी क्या केंद्र राज्यों को कोई वित्तीय मदद देता है, ग्रांट्स वगैरह? हाँ बिल्कुल, टैक्स के बंटवारे के अलावा केंद्र राज्यों को अनुदान भी देता है, जिन्हें ग्रांट्स एंड एड कहते हैं। ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। कौन से? पहला है सांविधिक अनुदान यानी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, जो अनुच्छेद 275 के तहत दिए जाते हैं। सांविधिक मतलब ये संविधान के प्रावधान के तहत दिए जाते हैं। ये संसद द्वारा कानून बनाकर उन राज्यों को दिए जाते हैं जिन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है। ये सभी राज्यों को नहीं मिलते, बल्कि जरूरत के आधार पर मिलते हैं। ये जरूरत कौन तय करता है? ये वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है। इसमें कुछ खास मकसद के लिए भी ग्रांट हो सकती है, जैसे किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर सुधारने के लिए। ठीक है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है विवेकाधीन अनुदान यानी डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स, जो अनुच्छेद 282 के तहत दिए जाते हैं। विवेकाधीन मतलब केंद्र की मर्जी पर? हाँ, एक तरह से ये अनुदान केंद्र या राज्य सरकारें किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दे सकती हैं, भले ही वो विषय उनकी विधायी शक्ति के दायरे में न आता हो। अच्छा। हाँ, केंद्र सरकार इन अनुदानों का इस्तेमाल राज्यों को अपनी योजनाएं लागू करवाने या राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने में करती है। योजना आयोग के समय में यह अनुदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि योजनाओं का ज्यादातर पैसा इसी के जरिए जाता था। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है, तो इसकी भूमिका थोड़ी बदली है। तो इन अनुदानों पर वित्त आयोग की सिफारिश लागू नहीं होती? नहीं, विवेकाधीन अनुदान पर वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती। ये केंद्र के विवेक पर ज्यादा निर्भर करते हैं। आपने 2 बार वित्त आयोग का जिक्र किया। ये संस्था क्या है और इसकी भूमिका कितनी अहम है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पर पहले भी गठित किया जाने वाला एक संवैधानिक निकाय है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, मतलब इसे कुछ मामलों में सिविल कोड जैसी शक्तियां प्राप्त है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। किन मुद्दों पर? पहला, केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाने वाले टैक्सों, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का वितरण कैसे हो और राज्यों के बीच उनका हिस्सा कैसे आवंटित हो। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान, ग्रांट्स एंड एड अंडर आर्टिकल 275 किन सिद्धांतों पर आधारित हों। तीसरा, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड को कैसे बढ़ाया जाए। और चौथा, कोई भी अन्य मामला जो राष्ट्रपति वित्तीय सुदृढ़ता के हित में आयोग को सौंपे। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, इसे भारतीय संघवाद में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र भी कहा जाता है। इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी तो नहीं होती, पर आमतौर पे सरकार इन्हें मान लेती है। और जीएसटी परिषद, उसकी क्या भूमिका है? जीएसटी लागू होने के बाद अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। इसका काम है जीएसटी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देना, जैसे जीएसटी की दरें क्या होंगी,
किन चीजों को जीएसटी से छूट मिलेगी, जीएसटी के कानून, नियम वगैरह। इसकी सिफारिशें भी आम सहमति से ली जाती हैं, हालांकि वोटिंग का प्रावधान भी है। ये सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण मानी जाती है। तो ये तो हुआ पूरा संवैधानिक और कानूनी ढांचा, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर लिखी बातें और जमीनी हकीकत में फर्क हो सकता है। बिल्कुल। व्यवहार में केंद्र और राज्यों के रिश्ते कैसे रहे हैं? क्या इनमें हमेशा सहयोगी रहा है या तनाव भी देखने को मिला है? देखिए, तनाव तो रहा है, और ये समझना परीक्षा के नजरिए से भी बहुत जरूरी है। आजादी के बाद शुरू के लगभग 2 दशकों तक, मतलब 1967 तक, स्थिति थोड़ी अलग थी। क्यों? क्योंकि उस दौरान केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो रिश्ते काफी हद तक सहज थे। जो भी मतभेद होते थे वो पार्टी के अंदर ही सुलझा लिए जाते थे। हाँ, वन पार्टी डोमिनेंस का दौर था वो। बिल्कुल। लेकिन 1967 के चुनावों के बाद तस्वीर बदली। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। यहीं से केंद्र और राज्यों के बीच टकराव और तनाव का दौर ज्यादा मुखर रूप से शुरू हुआ। राज्यों ने क्या मांगे उठानी शुरू की? राज्यों ने, खासकर जहां विपक्षी दलों की सरकारें थीं, ज्यादा स्वायत्तता की मांग उठानी शुरू की। वो चाहते थे कि केंद्र उनके मामलों में कम दखल दे। और सबसे बड़ी मांग थी वित्तीय स्वायत्तता की। उन्हें लगता था कि उनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं पर संसाधन कम है और वो केंद्र पर निर्भर है। तो तनाव के मुख्य मुद्दे या एरियाज क्या रहे हैं? किन बातों पर ज्यादा टकराव हुआ? कई ऐसे मुद्दे हैं जो बार बार सामने आते रहे हैं। पहला और शायद सबसे विवादास्पद, राज्यपाल की भूमिका, गवर्नर का पद। हाँ, ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। बिल्कुल। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है और उन पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, राज्य सरकारों के काम में बाधा डालते हैं या विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। और अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल, राष्ट्रपति शासन। हाँ, ये दूसरा बड़ा मुद्दा है। अनुच्छेद 356, जिसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल पर हमेशा सवाल उठे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र ने कई बार राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग किया है, विपक्षी सरकारों को बर्खास्त करने के लिए। वित्तीय मामलों में भी तनाव रहा है। बहुत ज्यादा। राज्यों को हमेशा लगता रहा है कि वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में केंद्र भेदभाव करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों, योजनाबद्ध अनुदानों, पहले विवेकाधीन अनुदानों के आवंटन में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, खासकर उन राज्यों के साथ जहां केंद्र में सत्तारूढ़ दल से अलग पार्टी की सरकार हो। और अखिल भारतीय सेवाओं के प्रबंधन को लेकर भी मतभेद रहे हैं। इन अधिकारियों के कैडर नियंत्रण, उनके तबादले, अनुशासनात्मक कार्रवाई, इन सब पर केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान चलती रहती है। इसके अलावा राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी-कभी राज्यों की मर्जी के बिना केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी विवाद का विषय बनी है। राज्यों को लगता है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र, जो कि पब्लिक ऑर्डर है, उसमें दखलंदाजी है। तो ये सब तनाव के मुख्य बिंदु रहे हैं। हाँ, और भी है, जैसे राज्यों के बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक लेना, योजना निर्माण में राज्यों की कम भूमिका पहले योजना आयोग के समय, ये सब मुद्दे समय समय पर उठते रहे हैं। इन तनावों को कम करने और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कोशिशें भी हुई हैं? क्या सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? हाँ, कोशिशें हुई हैं। समय समय पर केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने और सुधार के लिए सुझाव देने के लिए कई आयोग और समितियां बनाई हैं। कौन सी प्रमुख हैं? सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC की रिपोर्ट आई थी 1969 में। फिर तमिलनाडु सरकार ने 1969 में ही डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसने राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात कही थी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग कौन से रहे? केंद्र सरकार द्वारा गठित 2 आयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला, सरकारिया आयोग। हाँ, सरकारिया कमीशन 1983 में बना था शायद। जी हाँ, 1983 में जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में बना और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसने केंद्र राज्य संबंधों के सभी पहलुओं की बहुत विस्तार से समीक्षा की। इसके मुख्य सिफारिशें क्या थीं? क्या इसने मौजूदा ढांचे को बदलने की बात कही? नहीं, सरकारिया आयोग ने माना कि भारत के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है, देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। इसने मौजूदा संवैधानिक ढांचे को मूल रूप से सही पाया,
लेकिन इसने ये भी कहा कि जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण ठीक नहीं है और सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करने की जरूरत है। कुछ खास सिफारिशें? इसने 247 सिफारिशें दी थीं। कुछ मुख्य थीं, जैसे अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत ही संयम से अंतिम विकल्प के तौर पर होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह जरूर करनी चाहिए। अंतर्राज्य परिषद को स्थायी रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, जो बाद में 1990 में हुआ भी। वित्तीय संसाधनों का बंटवारा और न्याय संगत होना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण आयोग? वो था पुंछी आयोग। 2007 में जस्टिस मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बना और 2010 में रिपोर्ट दी। इसने बदलते हुए राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों की फिर से समीक्षा की। इसने किस बात पर जोर दिया? पुंछी आयोग ने भी सहकारी संघवाद पर बहुत जोर दिया। इसने सरकारी आयोग की कई सिफारिशों को आगे बढ़ाया और कुछ नई बातें भी कहीं। जैसे इसने भी अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय सुझाए। राज्यपाल की भूमिका, उनकी नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया पर भी सुझाव दिए। अंतर्राज्य परिषद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कही। नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का सुझाव दिया। तो इन आयोगों की सिफारिशों से क्या कुछ बदला? कुछ सिफारिशें मानी गई, जैसे अंतर्राज्य परिषद का गठन, लेकिन कई महत्वपूर्ण सिफारिशें, खासकर राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 से जुड़ी, वो अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुई हैं। तनाव के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए इन सब बातों को समझने का क्या मतलब है? क्या टेकअवे है? देखिए, टेकअवे ये है कि भारत का संघीय ढांचा, इसका फेडरल स्ट्रक्चर, दुनिया में अपने आप में अनोखा है। ये न तो पूरी तरह अमेरिकन मॉडल है जहां राज्य बहुत शक्तिशाली हैं, न ही पूरी तरह ब्रिटिश मॉडल जहां सारी शक्ति केंद्र में है। ये एक तरह का मिला जुला मॉडल है, क्वाजी फेडरल भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, कह सकते हैं। इसमें एक मजबूत केंद्र है, लेकिन राज्यों की भी अपनी संवैधानिक पहचान और शक्तियां हैं। इन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा, चाहे वो कानून बनाने का हो, प्रशासन चलाने का हो या पैसे का हो, ये बहुत जटिल है और ये स्थिर नहीं है। ये लगातार विकसित हो रहा है। और इसमें सहयोग भी है, टकराव भी है। बिल्कुल। ये रिश्ते कभी सहयोग के होते हैं, कभी प्रतिस्पर्धा के, तो कभी टकराव के। ये बहुत डायनामिक है। एक भावी प्रशासक के लिए, जो देश के शासन का हिस्सा बनने जा रहा है, उसके लिए इस पूरी डायनामिक्स को समझना, इसके संवैधानिक और कानूनी आधार को जानना, इसमें समय समय पर आने वाले विवादों, तनाव के मुद्दों और उन्हें सुलझाने के लिए की गई कोशिशों, जैसे सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशें से वाकिफ होना, ये सब बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी वो देश के शासन से जुड़े मुद्दों, नीति निर्माण की प्रक्रियाओं और जो भी समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, उनका सही तरीके से विश्लेषण कर पाएगा। और यही विश्लेषण क्षमता सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए और बाद में एक अच्छा, संवेदनशील और प्रभावी अधिकारी बनने के लिए, दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि देश को समझने के लिए भी जरूरी है। जी हाँ। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जिसपे वो सोच विचार कर सकें। जरूर। आज के दौर में जब ग्लोबलाइजेशन है, आर्थिक उदारीकरण है, राज्यों की अपनी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बड़ी है और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता की चुनौतियां भी हैं। ऐसे में भविष्य में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का यह संतुलन किस तरफ झुकेगा? बहुत प्रासंगिक सवाल है। क्या सहकारी संघवाद, जिसकी बात पुंछी आयोग ने की, वो और मजबूत होगा या फिर टकराव और बढ़ेगा? और इसमें वित्त आयोग, जीएसटी परिषद या अंतर्राज्य परिषद जैसी संस्थाओं की भूमिका आने वाले समय में कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी? हाँ, इन संस्थाओं का प्रदर्शन और उनकी प्रभावशीलता भविष्य के केंद्र राज्य संबंधों की दिशा तय करने में अहम होगी। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।